हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ चैम्पियन इज नॉट वेदर ही कैन ट्रायम्फ बट वेदर ही कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। यानी कि आप वास्तविकता में सक्सेसफुल होने के लायक हैं, वास्तविकता में आप चैम्पियन हैं, विनर हैं। वो इस बात से नहीं डिसाइड होता कि आपने कितनी विक्ट्रीज हासिल करी हैं या आप कितने सफल रहे हैं या आपने क्या चीज़ें, जो रेसेस हैं या जो भी मुकाम है वो जीते हैं। बट वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज़ का टेस्ट होता है कि आप कितनी परेशानियों से निकल कर, कितनी परेशानियों का मुकाबला कर कर फिर गिर कर फिर उठकर कितनी दफ़ा खड़े हुए हैं। ठीक है, उस बात पर निर्भर करता है। तो मेरी नज़र में आप सभी लोग चैंपियंस हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ में काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द एफिकेसी का मतलब कितना प्रभावशाली है। ठीक है, ऑफ अ वेलफेयर प्रोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलफेयर प्रोग्राम क्या होता है? जो जन कल्याण के प्रोग्राम्स होते हैं, जन कल्याण के जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सीधे तौर पे निर्भर करता है टू द एंथुजियाज्म ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग इट। जो सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी उत्सुक है उस चीज के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर क्या हम ये नहीं समझ सकते कि अगर सरकारें चाहें तो करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। अगर सरकारें चाहें तो क्या कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो बिना किसी करप्शन के हो पाए? हो सकती है, बहुत हद तक संभव है। लेकिन क्योंकि उसमें सरकारों में से ही मिले हुए कुछ लोग होते हैं शामिल जो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने प्रयास नहीं करना चाहते, इसलिए स्कीम्स फेल होती हैं, इसलिए घोटाले होते हैं। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको बोला जाता है, विल सून बी कंप्लीटिंग 20 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसको जल्द ही 20 साल हो जाएंगे लागू करने के। यानी कि इसको जब पहली दफा ये स्कीम लागू की गई थी, उसके बाद अब इस स्कीम को 20 साल होने वाले हैं। The fact that it has not only survived but also thrived under two regimes। ये तथ्य कि ना केवल इसने सरवाइव किया है मतलब कि खुद को बचाए रखा है, बल्कि थ्राइव किया है मतलब फली फूली है, आगे और आगे बढ़ी है। दो रेजिम्स के द्वारा, रेजिम्स मतलब सरकारों के द्वारा, दो अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिन दोनों ही सरकारों के मल्टीपल टर्म्स हुए। कांग्रेस ने इसको लागू किया था, कांग्रेस के शासनकाल में चली थी, उसके भी 2 टर्म्स रहे। मोदी सरकार के भी 2 टर्म्स हो गए, बीजेपी के 2 टर्म्स हो गए। यानी कि मल्टीपल सरकारों के, मल्टीपल जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके अलग अलग टर्म्स के दौरान ये फली फूली ही है। अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स सजेस्ट इट्स यूटिलिटी, दर्शाता है कि कितनी ज़रूरी है इसका उपयोग, इसकी यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है। एंड पॉपुलैरिटी अमंग द रूरल पुअर, और जो गांव की ग्रामीण गरीब जनता है उसके बीच में कितनी प्रसिद्ध है। दो अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हालांकि एनडीए के शासनकाल के दौरान में द स्कीम हैज एक्वायर्ड अ स्टेटस ऑफ बीइंग एन अनवांटेड नेसेसिटी। इस स्कीम का जो स्टेटस है वो गैर जरूरी आवश्यकता का हो गया है। अब गैर जरूरी आवश्यकता आप किस चीज को बोल सकते हैं? सपोज करो कि कार है, ठीक है। अब जिन लोगों के पास कार नहीं है, क्या उनका रोटी नहीं चल रही? वो हमारी नेसेसिटी तो नहीं है कार, लेकिन हमारे सोसाइटल स्टेटस ऐसा बन गया है कि जिस व्यक्ति के पास में कार नहीं है दैट मीन्स वो मिडिल क्लास में भी नहीं आता। तो मिडिल क्लास खुद को प्रूव करने के लिए या अपर मिडिल क्लास प्रूव करने के लिए या खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपके पास में कार होना एक अनवांटेड नेसेसिटी बन गया। ठीक है, तो वैसे ही एनडीए जो है इस स्कीम को ऐसा समझती है कि गैर जरूरी जरूरत है, इसको इतना लागू करना कुछ जरूरी नहीं है, बट मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। आफ्टर बींग सीन इनिशियली एज समवन एल्सेस बेबी, जब इसको शुरुआत में किसी और का ब्रेन चाइल्ड के तौर पे, किसी और के बच्चे के तौर पे देखा गया था। यानी कि क्योंकि ये स्कीम लागू की गई थी कांग्रेस द्वारा यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल के अंदर में, तो एनडीए इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ रही थी। ये सोच रही थी कि हम धीरे धीरे हो सकता है इसको बंद कर दे, या ये किसी और का है, हमारा तो है नहीं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है ना, हमारा तो नाम होने नहीं वाला। इस तरीके से उसको शुरुआती तौर पे वो
अनवांटेड चीज समझ रही थी, बट उसके बाद में उसको जरूरी करना पड़ा क्योंकि लोगों की जरूरत है। उसके बाद में कोविड-19 आ गया तो उसमें और ज्यादा इसमें रोजगार दिया गया, राइट, और कई लोगों की रोजी रोटी इससे चल रही थी। बट एज द कोविड-19 पेंडेमिक शोड, लेकिन जैसे कोविड-19 पेंडेमिक द्वारा दर्शाया गया, the Manrega was a necessity and vital in terms of sustenance and provided to both rural workers and migrant laborer returning to their rural homes। बोल रहे हैं जैसा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखा गया कि मनरेगा जो है वो एक नेसेसिटी, एक अनिवार्यता, आवश्यकता बन गई थी, और वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण थी अगर हम बात करें सस्टेनेंस की। सस्टेनेंस यानी कि जीवन यापन के लिए, हमें जीने के लिए, हमारी लाइवलीहुड का एक साधन बन गया था, जो कि इसने ग्रामीण मजदूरों को और माइग्रेंट लेबर जो दूसरे दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, जब वो अपने घर वापस आए तो उनको काम कहाँ से मिलेगा, इसी स्कीम के जरिए से मिल रहा था। आफ्टर द लॉकडाउन्स वर अनाउंस्ड, and it is fair to say that it is now seen as unwanted as allocations in percentage terms of consecutive budgets have reduced substantially since the pandemic। और अब ये बिल्कुल वाजिब बात है कहना कि अब इसको बिल्कुल ही अनवांटेड समझा जा रहा है, जो आपको नहीं चाहिए ऐसी ज़रूरत समझा जा रहा है, क्योंकि साल दर साल जो बजट्स आए हैं उसमें इस स्कीम को दिया जाने वाला बजट जो है वो घटा ही है। ठीक है, फ्रॉम 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 1.78% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। बीई बजट एस्टिमेट, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अब चलेगा तो इसके बजट एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, एस्टिमेट की अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना बजट इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इतना ये इसमें वेरिएशन आ गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके लिए बजट 3.2% दिया गया था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 साल बाद इसके लिए बजट केवल 1.78% ही दिया जाना ऐसे आशंका है। बिसाइड्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्कीम इज डिमांड ड्रिवन, इसके अलावा इस तथ्य के बावजूद कि ये जो स्कीम है ये डिमांड ड्रिवन है, यानी कि जितनी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग स्कीम चलाई जाती है, inevitably leading to the allocation of additional funds beyond the budgeted expenditure, जो कि inevitably यानी कि अनिवार्य रूप से हमें इस तरफ प्रेषित करता है कि हम एडिशनल फंड्स और ज़्यादा फंड्स दें इस बजट एक्सपेंडिचर में, जो हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर है उससे परे, उससे और ज़्यादा हम इसमें फंड्स एलोकेट करें। नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर मनरेगा हैज़ बीन मेड दिस फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इस साल कोई भी एक्स्ट्रा बजट एलोकेशन नहीं दिया गया। जो अक्सर हम क्या करते थे कि एडिशनल बजट देते थे, इस साल ऐसा नहीं दिया गया। even as wages have been delayed and due to this, और वो भी तब जब वेजेस, लोगों की जो तनख्वाहें हैं, जो उनका मनरेगा में काम करने के बाद उनको जो पैसा मिलता है वो भी अभी तक डिले हो रहा है। इसके बावजूद डिमांड ऑल्सो सप्रेस्ड आर्टिफिशियली, इसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई है आर्टिफिशियली, यानी कि थोड़े समय के लिए डिमांड इसकी कम हो गई है। यूँ लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई हमें पैसा तो मिल नहीं रहा तो हम क्या करें काम करके। और आपको पता है कितनी दिहाड़ी है? 200 कुछ रुपए दिहाड़ी है, राइट। अगर ये जो मिनिस्टर्स हैं ये लोग थोड़े टाइम के लिए संसद में जाते हैं, इनकी भी सैलरीज जो हैं पर सेशन की जो सैलरी होती है, पर हेयरिंग की, पर वहाँ पे जाने की, वो भी इससे ज़्यादा है। तो आप सोचो 200 कुछ रुपए में एक मजदूर अपना कैसे गुजारा कर रहा होगा। Reportedly, the Rural Development Ministry was short of rupees 4,350 crore 15 करोड़ फॉर द वेजेस, यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास में 4,315 करोड़ रुपए की कमी थी तनख्वाहें देने के लिए। एंड द सेंटर हैज अ लायबिलिटी ऑफ 5,715 करोड़ अगेंस्ट इट्स शेयर फॉर मटीरियल कॉम्पोनेंट ऑफ द वर्क्स टू बी डन अंडर द स्कीम। और केंद्र सरकार का जो क्या होता है कि जो भी स्कीम के दौरान में सड़कें बनाई जा रही हैं, जो आवास योजना है वो बनाया जा रहा है, जो शौचालय योजना है वो बनाई जा रही है, तो उसके लिए जो मटेरियल दिया जाता है ना वो भी सरकारी आता है ना, सरकार उसका पैसा देती है। तो उस मटेरियल कंपोनेंट देने के लिए सरकार की देनदारी बनी हुई है 5,715 करोड़ की, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी
मटेरियल लाना था उसके लिए। तो यानी कि सरकार इतना पैसा जो है उनके पास में कमी हो रही है कि 5,715 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की देनदारी बची हुई है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास में 4,315 करोड़ की कमी आ रही है तनख्वाहें देने के लिए। There are other issues with मनरेगा's implementation that require attention। और भी कुछ मसले हैं मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। द नीड टू एडजस्ट वेजेस टू इन्फ्लेशन। अब मैंने बोला ना 200 कुछ रुपए दिहाड़ी है, महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, तो क्या हमें जरूरत नहीं है कि उनकी तनख्वाहें भी हम उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जिस अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड द इश्यूज कंसर्निंग द सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड्स विद द आधार कार्ड। अब सीडिंग क्या होता है, जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ जोड़ना, जैसे कि हमारे पहले अकाउंट के साथ में आधार कार्ड जोड़ा गया, फिर पैन कार्ड जोड़ा गया, तो वैसे ही अब जो जॉब कार्ड्स होंगे उनके साथ में आधार कार्ड को जो जोड़ने की बात की जा रही है उसके अंदर भी कुछ समस्या आ रही है अमंग अदर्स। और कुछ समस्याओं के बीच में ये दो प्रमुख समस्याएं हैं। बट the core of the scheme remains the adequacy of the allocations made for it by the center। लेकिन मुख्य जो परेशानी, मुख्य जो समस्या है वो अभी भी वही है कि पर्याप्त मात्रा में एलोकेशंस केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए किए जाए। बाय प्रूनिंग फंड्स। प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग का मतलब होता है रोकना, कटौती करना, ठीक है, घटाना। तो फंड्स में कटौती करने से द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट इज अंडरसर्व्ड। तो ये जो पर्पस था, इसका उद्देश्य था कि जितनी डिमांड होएगी उतना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसको वो जो है अंडर सर्व्ड है, यानी कि उस पर्पस को आप पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे। एंड इट इज़ अनफेयर टू रूरल वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये उन ग्रामीण रोजगार श्रमिकों के लिए बहुत अनफेयर चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है पूरे देश भर में, हु हैव यूज द स्कीम टू ऑगमेंट देयर इनकम्स स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन्स। जो लोग इसको अपने इनकम बढ़ाने का एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन होता है, यानी कि जिस टाइम पे फसल की बुआई कटाई कुछ नहीं हो रही है ना, उस टाइम पे वो लोग जाके इस स्कीम के तहत अपने काम रोजगार वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को अब खाने पीने की समस्या हो जाएगी। There has been much academic study detailing the fruits of the scheme। बोल रहे हैं कई सारी academic studies हो चुकी हैं जो इसके जो फल हैं, इसके जो परिणाम हैं, अच्छे आउटपुट हैं, उनके बारे में स्टडी इन डिटेल कर चुके हैं। फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट टू क्रिएटिंग विलेज एसेट्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने से लेके एक ग्रामीण एसेट, एक उनका एसेट क्या होता है, जो आपकी एक पूंजी होती है, तो वैसा एक पूंजी तक इसमें बन गई इरिगेशनल कैनाल के जरिए, रूरल रोड्स के जरिए, वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज के जरिए। अ डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज सच एज दिस स्कीम ऑल्सो पुट्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द विलेज पुअर। तो इस तरीके की जो डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज होती है इस स्कीम की तरह की, ये क्या करती है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो उपयोग, आपकी यूटिलाइजेशन, जितनी आय जो है उसको क्या करती है, ग्रामीण लोगों के हाथों में देती है। एंड हेल्प्स रूरल इकोनॉमी, और ग्रामीण इकोनॉमी को फलने फूलने में ये मदद करती है। The importance of मनरेगास is in a country still facing rural poverty needs to know elaboration। तो बोल रहे हैं एक ऐसे देश में जहाँ पे आज भी ग्रामीण जो इलाके हैं वो बहुत गरीब है ना, वहाँ पे इस स्कीम के कितने ज़रूरी है, ये स्कीम कितने इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, इसको हमें विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में जाहिर है कि ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द मनरेगास। जो केंद्र सरकार है उसको अपना जो रवैया है इस स्कीम के तरफ वो बदलना पड़ेगा। अब सब्सटैंशियल एलोकेशन इन द यूनियन बजट, एक काफ़ी बड़ा एलोकेशन जो है, एलोकेशन मतलब आवंटन यूनियन बजट में, दैट इज ट्रू टू द डिमांड फॉर द स्कीम वुड बी अ गुड स्टार्ट। जो इस स्कीम की डिमांड के लिए बिल्कुल सही है, स्कीम की डिमांड के अकॉर्डिंग है, ये अच्छी शुरुआत होगी। आप एक्स्ट्रा मत करो, पर जितना ज़रूरी है उतना तो करो, ठीक है, ये अच्छी शुरुआत होगी। और इससे साबित हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने अपना जो रवैया है स्कीम के प्रति, गरीबों के प्रति, वो बदला है, और ग्रामीण लोगों के प्रति। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एक
स्कीम है महात्मा गांधी रोजगार योजना जो रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उस स्कीम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्कीम कितनी इम्पोर्टेंस है, लोगों का रोजगार इससे चलता है। जो हम बात करते हैं ना कि चूल्हे लोगों के चल रहे हैं, वो इसी से चल रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के बच्चों की पढ़ाइयाँ इसके जरिए हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार साल दर साल इसके अंदर का बजट जो है कम करती जा रही है, जो कि ऐसा लगता है कि ये राइटर का ओपिनियन है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है इस स्कीम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब उनका तीसरा टर्म चल रहा है, तीसरे टर्म का उनका शायद पहला बजट है, तो उसमें अगर वो इस तरीके का रवैया रखेंगे तो ये ग्रामीण जो इकोनॉमी है उसके लिए, ग्रामीण जो गरीब हैं उनके लिए, हर किसी के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि केंद्र को अपना एटीट्यूड इसके प्रति चेंज करना पड़ेगा। वॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। देखो, क्रिटिकल है, सरकार की निंदा कर रहे हैं कि आप इसको पहले अनवांटेड नेसेसिटी समझते थे, आप इसको किसी दूसरे का, समवन एल्स चाइल्ड समझते थे। ठीक है, अब आपने इसको अनवांटेड समझ लिया है, आपने इसको जो है इसका बजट जो है कम करते गए हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है बट स्टिल आप इसका बजट कम करते जा रहे हैं। और चिंता जाहिर कर रहा है कि रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी के लिए ये स्कीम ज़रूरी है। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको इसको सुधारना पड़ेगा। तो इनडिफरेंट नहीं है, डिटैच्ड नहीं है, है ना, इससे बिल्कुल कि मेल नहीं खा रहा, उसको कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इनडिफरेंट नहीं है। लाइट हार्टेड, थोड़ा हंसी मजाक वाला, हल्का फुल्का, ऐसा है नहीं। अप्रिशिएटिव, प्रशंसा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन बी, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड इज करेक्ट। As per the passage, how much shortfall does the Rural Development Ministry currently face for wages under MGNREGS? तो इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कितना जो है उनके पास कमी है, 4,315 करोड़। 5,715 करोड़ की केंद्र सरकार के पास में कमी है कि उनका जो मटेरियल वगैरह आना है उसके लिए पैसे उनको इतने देने हैं। ठीक है, देनदारी बची हुई है और ये वेजेस के लिए है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why was this scheme particularly vital during COVID-19 pandemic according to the passage? तो ये पेंडेमिक के दौरान क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि जो ग्रामीण जनता है उसके लिए ज़रूरी थी। जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उनको कहीं काम तो मिल नहीं रहा था क्योंकि सब कुछ बंद था। और उस दौरान में जो माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे दूसरे शहरों में जाके दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं या किसी भी तरीके का काम करते हैं, जब वो लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर गए, दे शिफ्टेड टू बैक टूवर्ड्स देयर विलेजेस एंड होम्स, तो उनको वहाँ पे रोजगार कैसे मिलेगा? तो वो रोजगार इसी स्कीम के जरिए से उनको, उनके लिए संभव हो पाया। It was the only welfare scheme in India providing high wages to rural workers. Incorrect है, ये बहुत high wages नहीं देती है। ये स्कीम जिस टाइम पे लॉकडाउन था उस टाइम पे 100 कुछ रुपए इनकी, 180-90 रुपए इनकी इसके अंतर्गत मिलते थे। ठीक है, उसके बाद में, लॉकडाउन के बाद में कुछ बजट्स के दौरान पे फिर इसको बढ़ाया गया, तो भी ज्यादा कुछ नहीं, 201 या 202 रुपए, जैसे शगुन का लिफाफा डाल रहे हैं वैसे डाला गया। ठीक है, एंड आई टेल यू, ये स्कीम ग्रामीण लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने शहरों के घरों में बैठ के हो सकता है ये बोले कि 200 रुपये में क्या ही हो जाएगा, लेकिन जिन घरों में रोटी भी इसके स्कीम के जरिए चलती है, आप सोचिए उनके लिए वो 200 रुपये में कितना इंपॉर्टेंस है। और ये हमारी सरकार की गलती है कि इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक पैसा बढ़ाया नहीं गया। और 100 दिन की रोटी पक्की कहने वाले को आज 365 दिन की रोटी पक्की कहनी चाहिए थी। हमारी आगे मोदी गवर्नमेंट अगर इतना कर पाती आगे तो अच्छी बात होती कि 365 दिन की रोटी पक्की कह सकते हो। ठीक है, स्कीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट स्टार्ट की गई, लेकिन आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन अब लग रहा है मुश्किल होता जा रहा है। इट ऑफर्ड अ गारंटेड रिटर्न टू अर्बन एरियाज फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। इन्होंने बहुत गारंटेड रिटर्न दिए, बहुत अच्छे रिटर्न दिए अर्बन एरियाज में। किसके? माइग्रेंट वर्कर्स को। तो अर्बन एरियाज के लिए ये स्कीम्स वैलिड नहीं है, ये रूरल एरिया के लिए है। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाता है। इट प्रोवाइडेड सस्टेनेंस टू रूरल वर्कर्स एंड रिटर्निंग माइग्रेंट्स आफ्टर द लॉकडाउन। बिल्कुल करेक्ट है, उनकी रोजी रोटी इसके जरिए चल रही थी। In the context of the passage, which of the following words serves as the best antonym for the term stifling? Stifling का antonym क्या होना चाहिए? Stifling का मतलब क्या होता है? कम करना, सप्रेस करना, घुटना। ठीक है,
तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिना किसी रोक टोक के। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव मतलब रोक रोक। स्ट्रेनियस तनाव वाला, थोड़ा दबाव वाला। लिबरेटिंग, लिबरेटिंग मतलब खुले विचारों वाला, खुला, एकदम आजाद। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मनरेगा इज अ फिक्स्ड सप्लाई ड्रिवन स्कीम, तो सप्लाई ड्रिवन नहीं है, डिमांड ड्रिवन है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। एडिक्वेट फंडिंग एंड डिमांड ड्रिवन एलोकेशन आर क्रूशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम। हेल्पिंग रूरल वर्कर्स स्पेशली इन ऑफ सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। पर्याप्त मात्रा में फंड्स होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामीण इलाके में आपको पता है हिंदुस्तान की 70% आबादी आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। तो वो 70% आबादी साल के 12 महीने एग्रीकल्चर नहीं करती रहती। बुआई का सीजन होता है, कटाई का सीजन होता है, फिर रोटेशन क्रॉप्स में फिर बुआई का सीजन होता है, फिर कटाई का सीजन होता है। तो जो बीच का टाइम बचता है 1-2 महीने का, उस टाइम पे वो लोग अपना कैसे गुजारा करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि फसल जब वो बो रहे हैं तब उनको पैसा आ रहा है, तब उनका पैसा लग रहा है, ठीक है। तो वो कैसे गुजारा करेंगे, तो वो इसी स्कीम के जरिए गुजारा करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। BBC Media has shown exponential growth in their revenue this year. Incorrectly spelled word बताना है। BBC तो नाम है, मीडिया ये पूरा नाम है। Has shown exponential, exponential के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, तेजी से, इस तरीके का, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, एक्सपोनेंशियल। स्पेलिंग इनकरेक्ट है। EXPONENTIAL। सो रेवेन्यू करेक्ट है, ईयर करेक्ट है, मीडिया करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब बहुत शानदार, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेंसिव बहुत महंगा, डैमेज्ड टूटा हुआ, खराब हो चुका। फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल मतलब जो याद नहीं कि आ रहा, भूल गए। तो इसमें क्या हो गया, स्पेलिंग इनकरेक्ट है। FORGETFU सिंगल एल, ना कि डबल एल। ऑप्शन डी में एरर है। It is a common perception that the rich sometimes despise poor। देखो ये आम धारणा है कि जो अमीर होते हैं, जो अमीर होते हैं यानी कि द रिच, तो वो किसको डिस्पाइज करते हैं, जो पुअर होते हैं यानी कि द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर आएगा, ना कि सिंपल पुअर, क्योंकि एक स्पेसिफिक कैटेगरी को आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों को डिफाइन किया जाता है तब द का इस्तेमाल किया जाता है। सो द पुअर, ऑप्शन सी में एरर है। वो ऑप्शन चूज करना है जहां पे सारे करेक्ट टेंसेस इस्तेमाल किए हो गए। बाय द टाइम वी अराइव्स एट द पार्टी, तो जब हम पार्टी में पहुंचे होगा तो अराइव्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय द टाइम वी अराइव्ड, ईडी आना चाहिए। तो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे अराइव आ रहा है, यहाँ पे अराइविंग आ रहा है, यहाँ पे अराइव्ड आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला इतना पोर्शन करेक्ट है, ये भी एरर हो गया, ये भी एरर हो गया। दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, करेक्ट है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में एरर था, अराइव्ड आना था, अराइव्स की जगह, अराइव की जगह या अराइविंग की जगह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सियरिंग का एंटोनिम बताना है, तो पहले आपको कोई भी एंटोनिम बताने से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और मीनिंग कैसे पता चलेगा, रिपीटेडली मैं आपको बोल रही हूँ, सीधा यहाँ पर आकर वीडियोस मत देखा करो, पहले ऐप में जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ को पढ़ो, वोकैबुलरी को पढ़ो, उसके बाद में उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप वोकैबुलरी पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तब तक आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन करने में, पैसेज को समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ वीडियो लेक्चर सुन के इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। वीडियो लेक्चर आपको खुद को चेक करने के लिए है कि मैंने कहाँ पे अंडरस्टैंड करने में कुछ गलती कर दी, ठीक है, इसलिए है वीडियो लेक्चर। पढ़ोगे खुद तभी समझ में आएगा। मैं स्पून फीडिंग कराती रहूंगी, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब जो बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में देखो, जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, उनका डेडिकेशन देखना, वो खुद पढ़ते हैं पैसेज को पहले। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज चिल्ड्रन कि वो इतना टाइम निकाल रहे हैं। आप एक सब्जेक्ट को आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा।
पहले पैसेज को खुद पढ़ो, वोकैबुलरी को पढ़ो, दिन भर में ज़्यादा मत पढ़ो, तीनों पैसेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पैसेज पढ़ो, एक पैसेज की वोकैबुलरी दिन में 3-4 बार पढ़ो, जब तक आपको अच्छे से वो याद नहीं हो रही, बाय हार्ट याद नहीं हो रही, उसको 3-4 बार पढ़ो, पेज पे निकाल लो, उसको 3-4 बार पढ़ते रहो दिन भर में, है ना। उसके बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सियरिंग, सियरिंग का मतलब होता है बहुत गर्म या बहुत जला देने वाला, झुलसा देने वाला, यानी कि गर्मी की बात करें। एंटोनिम क्या होएगा? ठंडा। फर्स्ट है मॉकिंग, मॉकिंग मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। फ्रीजिंग, चिलचिला देने वाला, ठंडा एकदम। प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब रोमांचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रीजिंग इज करेक्ट। I have never seen so beautiful a landscape than this one. So beautiful के साथ में so के साथ में as आता है, ना कि than. than भी comparative ही है, लेकिन than का comparison दो चीज़ों के बीच में होता है। यहाँ पे बोल रहे मैंने इसके जैसा आज दिन तक कभी नहीं देखा, ठीक है। तो इसके जैसा नहीं देखा, दो चीज़ें नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, इसका और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबके साथ में कंपैरिजन हो रहा है। तो so beautiful a landscape as this one. So than this one, ऑप्शन ए में एरर है। प्रेम इज एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर, प्रेम बहुत अच्छा चेस प्लेयर है। ही इज द डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास 2। तो द लिखा है साथ में, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, द कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आएगा। पूरी क्लास में से बात करें या द क्लास, उसकी क्लास में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी में से, उन सभी में से क्या होगा? मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट, तो क्या होगा? मोस्ट इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was so enraged at the article about him that he sued the newspaper. Enraged मतलब गुस्से में, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया था न्यूज़पेपर ने जो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, उसके पढ़ के, उसके बारे में जान के, कि उसने न्यूज़पेपर को सू कर दिया, यानी कि उसके ऊपर केस कर दिया। तो एनरेज्ड का हमें चाहिए सिनोनिम। गुस्सा हो गया, एनरेज्ड। फर्स्ट है जनरेटेड, जनरेटेड मतलब कुछ चीज़ को उत्पन्न करना। एंगर्ड, एंगर्ड मतलब क्रोधित होना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब एकदम दृढ़ निश्चय करना। एनहांस्ड, एनहांस मतलब किसी चीज में वृद्धि करना या सुधारना, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। His sudden resignation left the company in a very difficult situation and to make a hard decision. अब इसके लिए ईडियम बताना है कि आप बहुत कठिन स्थिति में हैं और आपको बहुत एक हार्ड डिसीजन बनाना पड़ रहा है, हार्ड डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट है विद अ सिल्वर लाइनिंग। विद अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि आशा की एक किरण, ठीक है। ऑन क्लाउड लाइन 9 बहुत एक्साइटेड। इन द डार्क अंधेरे में, यानी कि परेशानी में, समस्या में। अब बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि बहुत परेशान स्थिति में आपको कुछ कठोर डिसीजन लेना पड़े, उसको बोलते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The weather was absolutely perfect for the outdoor event. Absolutely की spelling incorrect है, हमें correct spelling बताने हैं। ABSOLUTELY, ठीक है। ABSOU इनकरेक्ट है। ABSOULTELY इनकरेक्ट है। ABSOLU इनकरेक्ट है। ABSOLUTELY, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, एक ऐसी पद जहां पे आपको कोई तनख्वाह वगैरह ना मिले, माँ का पद या होम मेकर का पद, ठीक है। लेकिन उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं ऑनररी, ठीक है। ऑनररी पोस्ट जब मिलती हैं तो उसमें आपको कोई जो है वेजेस वगैरह नहीं मिलती, है ना। जैसे कि किसी को ऑनररी डॉक्टरेट मिल गई, है ना, तो उसको वो डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि तो मिल गई, लेकिन उसको कोई उसके वो सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट है बिगट, बिगट का मतलब होता है कट्टरपंथी। इलीगल गैर कानूनी। ऑनररी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफेमिनेट, एफेमिनेट का मतलब होता है जो कैरेक्टर जिसमें फीमेल रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हो, पुरुषात्व, पुरुषार्थ जो है वो कम हो। सो एफेमिनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत बारीक, बहुत सावधान, बहुत इन डिटेल चीज़ों को देखने वाला। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परजर्वरिंग, परजर्वरिंग का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी मतलब बहुत अच्छा, बहुत जिसको आप अपना रोल मॉडल मान सकें। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब लापरवाह, बिना किसी चीज़ को ध्यान दिए हुए। और डिटरमिंड, डिटरमिंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला। तो ये तो है बारीक सी चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने वाला, ये है बिना किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाला, लापरवाह काइंड ऑफ। तो ऑप्शन सी इज द एंटोनिम फॉर मेटिकुलस। बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, अगर आपके पास में कोई चीज बचपन से जन्मजात है, जब से आपसे का जन्म हुआ है तब से है, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है कंजेनियल, कंजेनियल का मतलब होता है किसी चीज के अनुरूप, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इसके संगत में या उसके कंपैटिबल हो। कॉन्ग्रीगेशनल, कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब होता है किसी ग्रुप के संबंधी, किसी धार्मिक कट्टरपंथ या किसी धार्मिक ग्रुप के संबंधित। और कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शोर से भरा हो, नॉइजी हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉइज, नॉइजी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वाला। और बॉइंट मतलब होता है जो एकदम खुश रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए क्वाइट इज करेक्ट। The minister went to visit the monuments set up for people who were buried in other countries. देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत साल पहले खत्म हो गया, उसके अस्थियां अवशेष हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है, लेकिन उनकी याद में अगर हम कुछ बना देते हैं उनके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उनका स्मारक बना दिया, ठीक है। उस स्मारक को नाम दिया जाता है सिनोटैफ्स। क्या बोला जाता है? सिनोटैफ्स। सिमिट्री, सिमिट्री होता है कब्रिस्तान। कॉफिन, कॉफिन होता है ताबूत। ग्रेव्स होती है कब्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सिनोटैफ्स इज करेक्ट। दो पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस दिस डेज, पूरे हालांकि लोग जो हैं वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं इन दिनों में, डैश सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स दे आर प्रोन टू फेटल डिजीजेस। तो लेकिन फिर भी जो सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं? इनको जानलेवा बीमारियों के प्रोन बना देते हैं, यानी कि जानलेवा बीमारियों के कब्जे में कर देते हैं, उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। डैश अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। तो एक नई स्टडी जो पब्लिश की गई द जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में, डैश फूड मोर स्पैरिंगली इज लिंक्ड टू। तो किस तरीके का खाना जो है, किसी खास तरीके का खाना जो बता रहे हैं वो ज़्यादा स्पैरिंगली, स्पैरिंगली का मतलब होता है कि ज़्यादा किफ़ायती रूप से ज़्यादा लिंक्ड है किससे? टू अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कि उसमें हार्ट डिजीज का कम रिस्क है, हार्ट फेलियर का कम रिस्क है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, किसी खास पार्ट में, किसी बॉडी के खास हिस्से में वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी कोरिलेटेड डैश हाई सोडियम इनटेक। कोरिलेटेड टू हो सकता है, कोरिलेटेड विद हो सकता है, कि उसके जिम्मेदार है, उससे लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? कि आप ज़्यादा नमक का इंटेक कर रहे हो, और ज़्यादा नमक, फास्ट फूड जो आप खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, जितना प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है पर डे यूज़ की उससे बहुत ज़्यादा होता है। एज पर द रिसर्च, रिसर्च के अनुसार अ पर्सनस इंडिविजुअल सोडियम इनटेक ओवर टाइम मे बी प्रिडिक्टेड बाय हाउ डैश दे सॉल्ट देयर फूड। बोल रहे हैं कि रिसर्च के अनुसार किसी भी व्यक्ति का सोडियम इनटेक जो है वो समय के साथ साथ ऐसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो कितना खाने में नमक डालते हैं। It is found that people who do not put a little additional salt to their food often, very often, had a much lower risk of heart disease.
तो ऐसा पाया गया है कि जो थोड़ा ज़्यादा नमक, जैसे कि खाने में आप खाना खा रहे हैं, आपने ऊपर से और नमक डाल दिया, तो उन लोगों को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको हार्ट डिजीज का रिस्क जो है कम हो जाता है। इवेंट रिगार्डलेस ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, चाहे उनको कोई भी उनका लाइफस्टाइल हो, स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल हो, एक्टिव हो, जैसा मर्जी हो, उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी हो, उसके बावजूद भी उनका हार्ट डिजीज का खतरा जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो आप सब लोग भी ध्यान रखिए, जो जिन लोगों को भी आदत है खाने में ऊपर से और नमक डालने की, वो ना डाला करें। Though people are becoming health conscious these days, dash simple lifestyle habits बिकॉज ऑफ फॉर बट, तो यहाँ पे कारण बता रहे ना कि सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं वो उनको, उसके कारण से वो जानलेवा बीमारियों के रास्ते में आ सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स इज करेक्ट। डैश अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन, अकॉर्डिंग टू, किसी चीज के अनुरूप बता रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू एक नई स्टडी के अनुसार, एक नई स्टडी के अनुरूप, American College of Cardiology dash food more sparingly, salting food, with salt, salted food, तो ज़्यादा नमक की बात करें तो सॉल्टिंग फूड होगा, कि उसमें ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा, सॉल्टिंग फूड more sparingly is linked to a lower risk of heart disease, a significant risk factor for cardiovascular disease, कि जो सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर का, वो दर्शाया जाता है कोरिलेटेड विद, कोरिलेटेड मतलब उससे जुड़ा हुआ है, तो कोरिलेटेड विद हाई सोडियम इनटेक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। As per the research, a person's individual sodium intake over time may be predicted by how often या how frequently. Hefty, hefty का मतलब होता है बहुत बड़ा। Soundly, soundly मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में या काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में। Burly, burly का मतलब होता है शक्तिशाली। और फ्रीक्वेंटली मतलब कितने ज़्यादा बार, कितनी दफ़ा वो अपने खाने में वो सॉल्ट डालते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।